डॉक्टर स्नेहा, स्वास्थ्य को लेकर आपने जो रिपोर्ट बनाई है उस पर काफी हंगामा हुआ है। जब भी सच बोला जाएगा हंगामा तो होगा ही, पर बढ़ती हुई जनसंख्या पर काबू तो पाना जरूरी है। काबू नहीं, स्थिर करना होगा। अभी हमारे देश की फर्टिलिटी रेट 2.3 है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इसे 2 तक ले आएं। अगर 2 तक लाना है तो कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। हमारा देश एक लोकतंत्र है। यहाँ के नागरिक सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये असल जिंदगियां हैं। हम ये अच्छी तरह से समझ लें कि परिवार नियोजन का सीधा असर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। स्नेहा जी, आपने अपने रिपोर्ट में T3 का जिक्र किया है। हमने T20 सुना है, T10 सुना है, अभी ये T3 क्या है? T1 टू क्लोज बहुत करीब, T2 टू मेनी बहुत सारे, और T3 टू अर्ली बहुत जल्दी। ये आप थोड़ा विस्तार में समझाएंगे तो बेहतर होगा। विस्तार, बहुत अच्छा लगा ये शब्द सुनकर, वरना ज्यादातर तो टीवी पर हमसे कहा जाता है मैडम जी 10 सेकंड 20 सेकंड में तो बस खत्म ही कर दीजिए। चलिए अब मैं आपको विस्तार से समझाती हूँ। T1, देखिए 2 बच्चों में कम से कम 3 साल का अंतर होना चाहिए, पर हमारे यहाँ 2/3 बच्चे ऐसे हैं, यानी कि हर 3 में से 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके बीच ये अंतर 3 साल से कम है, यानी कि बहुत करीब, टू क्लोज। अब अगर T2 के बारे में बात की जाए तो हमारी सरकार की ये पूरी कोशिश है कि हमारी फर्टिलिटी रेट 2 हो, जिससे कि जनसंख्या स्थिर रहे। पर हाल ये है कि हर 4 में से 1 बच्चा अपने परिवार का तीसरा बच्चा है, यानी कि टू मेनी बहुत सारे। अब बात करते हैं T3 के बारे में, जो कि है टू अर्ली बहुत जल्दी। कानूनन हमारे देश में महिलाओं के लिए शादी की सही उम्र होती है 18 साल, यानी कि बच्चा लगभग 19 साल की उम्र में होगा। पर आंकड़े बताते हैं कि आज भी हमारे देश में लगभग 6% बच्चे ऐसे हैं जिनकी माओ की उम्र 18 साल से कम है। यही T1, T2, T3 का नतीजा है टू मेनी पीपल, यानी कि बढ़ती हुई आबादी। अनमेट नीड, इसके बारे में आपने बार बार जोर दिया है, इसके बारे में कुछ बता सकती हैं? हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं, खासतौर से महिलाएं, जिन्हें गर्भ निरोधन के उपाय, साधन और जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। करीब 3.2 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो 2 बच्चों के बीच 3 साल से ज्यादा का अंतर रखना चाहती है, लेकिन इस उपलब्धि की कमी की वजह से अनचाहा गर्भधारण होता है, जिसकी वजह से 2 बच्चों के बीच सही अंतर नहीं रह पाता और इसका सीधा असर पड़ता है माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पर। जानने वाली बात यह है कि आंकड़ों के अनुसार जो लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर उनकी डिमांड पूरी हो जाए तो हमारे देश का 6,500 करोड़ रुपया बच सकता है। अब आप बताइए, ऐसा और कौन सा काम है जिसमें इतना मुनाफा हो? साथ ही हाथ बढ़ाना, ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में बताइए। वो क्या है, बचपन से ही मुझे ये गाना बहुत पसंद था। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। ज्यादातर जब भी हम फैमिली प्लानिंग यानी कि परिवार नियोजन के बारे में बात करते हैं तो हमें ये लगता है कि इसकी सारी जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की है, पर मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है जब पुरुष भी बराबर साझेदारी निभाएं और अपनी जिम्मेदारी उठाएं, क्योंकि एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। मैडम, हमने वादा किया था कि 2015 तक मैटरनल डेथ रेट को प्रति लाख लाइव बर्थ पर 109 तक घटा देंगे। क्या ये हुआ? आज भी हम 167 पर है। दुनिया भर में जितनी भी मैटरनल डेथ्स होती है उसमें भारत का हिस्सा 15% है। ये आंकड़े हमें शर्मिंदा करते हैं। परिवार नियोजन के बजट में आप बढ़ोतरी चाहती हैं, लेकिन हर बजट की अपनी सीमा होती है। हमारे देश में जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों में हमें फैमिली प्लानिंग को यानी कि परिवार नियोजन को बहुत आगे लाना होगा। प्रति वर्ष हमारी सरकार प्रति नागरिक के स्वास्थ्य पर लगभग 402 रुपए खर्च करते हैं। क्या हमें अपने देश के गरीब देशवासियों के स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं? क्या हम उन्हें इस हाल में जीने देंगे? एक तरफ आप परिवार नियोजन की बात करती हैं, पर दूसरी तरफ आपने स्टरलाइजेशन के लिए काफी कड़े शब्दों का प्रयोग किया है। कि मैं स्टरलाइजेशन के खिलाफ नहीं, अगर उसका इस्तेमाल एक परमानेंट सॉल्यूशन यानी कि एक स्थायी उपाय के रूप में किया जाए तो। हमारे देश में जितनी स्टरलाइजेशन की जाती है उसमें से करीब 66% सिर्फ महिलाएं हैं। आज भी हमारे देश के फैमिली प्लानिंग प्रोग्रामिंग के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्टरलाइजेशन पर इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट शायद भारत ही दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां स्टरलाइजेशन के लिए पैसे दिए जाते हैं। अगर आंकड़ों को देखा जाए तो पूरे विश्व में फैमिली प्लानिंग के तरीकों में स्टरलाइजेशन का इस्तेमाल बहुत कम है।
हमारे यहाँ गर्भ निरोधन के उपायों में स्टरलाइजेशन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा है, यानी कि हमने सही तरीकों पर बजट अलॉट करने के बजाय आसान शॉर्टकट्स अपना लिए। आपके पास तो शिकायतों की बहुत लंबी लिस्ट है और शिकायत करना तो हमारा स्वभाव बन चुका है, पर समाधान कहाँ है? समाधान है, बिल्कुल है, मेरी रिपोर्ट में है। मैं एक डॉक्टर हूँ, हर स्थिति में हम आशावादी रहते हैं, यही हमारी पहचान है और यही हमारा संकल्प। सबसे पहले जरूरी है क्वालिटी ऑफ केयर, यानी कि सेवा और साधन की गुणवत्ता। हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हमारे सब सेंटर, अस्पताल हाइजीनिक हो, स्वच्छ हो, स्टाफ वेल ट्रेन्ड हो, सभी साधन और इक्विपमेंट्स उपलब्ध हो, ऐसा माहौल हो जहां मरीजों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाए और ये सारी सेवाएं, सारी सुविधाएं बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध हो। इनफैक्ट गरीबों के लिए तो ये सारी सेवाएं, दवाइयां बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए। इसके साथ ही जो हमारे फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मी हैं, जैसे कि आशा और एएनएम, इन्हें और मजबूत करने की जरूरत है। इसके साथ ही गर्भ निरोधन के तरीकों में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं We must expand the basket of choice of contraceptives. हमारे देश में गर्भ निरोधन के कई सारे साधन हैं, जैसे कि मेल और फीमेल स्टरलाइजेशन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी कि गर्भ निरोधक गोलियां, आईयूडी यानी कि कॉपर टी और कॉन्डम्स। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से दुनिया के दूसरे देशों में ऐसे और भी कई तरीके हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे नतीजे दिए, जैसे कि इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट्स। आपको नहीं लगता कि डॉक्टर होने के नाते आपको कम भावुक होना चाहिए? कम नहीं, बल्कि और ज्यादा भावुक होना चाहिए। हर मरीज का दुख हमारे लिए अपना दुख होना चाहिए। जब भी कोई मौत हो तो यूं लगे जैसे अपने किसी करीबी की मौत हुई है। हर परिवार नियोजित हो, हर बच्चा वांछित हो, पोषित हो, हर नन्ही किलकारी एक उत्सव। आइए मैं आपको अपनी जिंदगी के उस सफर में लिए चलती हूँ जिसने मुझे हकीकत के इतना करीब लाकर खड़ा कर दिया। हाँ सीमा। नेहा दीदी, आप सुन रही हो ना? हाँ बोलो। एक जरूरी बात करनी है। उसका मर्द आदमी नहीं है, राक्षस है, राक्षस। अरे छोटी सी कली जैसे नाजुक बच्चे को मसल दिया। पति नहीं, जल्लाद है, जल्लाद। मैं छुट्टियों में मुंबई से प्रतापपुर आई थी। छोटा गांव है, घोड़ा गाड़ी भी नहीं है। हमारे गांव में अस्पताल नहीं है डॉक्टर दीदी। कौन सी सदी में जी रही है लोग? प्रतापपुर में अपने चारों तरफ ये सब देखकर मन कई सवाल करने लगा। गांधी जी कहा करते थे अर्जुन कि इस देश की आत्मा इसके गांव में बसती है। हर गांव का रास्ता शहर तक जाता है, तो फिर शहर का रास्ता गांव तक क्यों नहीं पहुंचता? वो आपकी बीवी है, कोई खिलौना नहीं जो आपकी बैटरी से चलेगी। देखो हम लोग ना एक ठहरे हुए तालाब में समंदर की लहर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हम अपनी पत्नी को अपने पहुंचे में दबा के रखते थे, और जब से स्नेहा का भाषण सुना है बड़बड़ाने लगी। घर घर जाइए, लोगों से आग्रह कीजिए कि वो अपनी बेटियों को फुटबॉल खेलने से ना रोके। गरीब के स्वास्थ्य की किसी को कोई परवाह नहीं। क्या हम अपनी महिलाओं, अपने बच्चों को यूं ही मरने देंगे? अभी कहाँ आराम बड़ा ये मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। जी हाँ, मैंने अपनी रिपोर्ट के अंत में लिखा है, वक्त बहुत कम है, पर अब भी वक्त है।